हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म ले लेना है। ये आपको फॉर्म ब्रांच से, एक्सिस बैंक की ब्रांच से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको फॉर्म मिल गया, अब हमें इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये हम पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। पीपीएफ अकाउंट के लिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पीपीएफ की पूरी डिटेल जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है अपने राइट हैंड साइड पे। उसके बाद नीचे आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है। तो ये हमें ऑफिस यूज़ के लिए यानी कि बैंक फिल करेगा, हमें फिल नहीं करना है। अब नीचे आते हैं कस्टमर ऑनबोर्डिंग सेक्शन। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद लिखा है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम में आप फिल कर देंगे। अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप येस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप एन लिख देंगे, नो पे टिक कर देंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, मैं क्योंकि नहीं था तो मैंने नो पे टिक कर दिया है। अगर आप हैं, येस पे टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी फिल करना है, जो कि आपको आपकी पासबुक से मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग फील्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर न्यू कस्टमर, यानी कि नए कस्टमर के लिए एप्लीकेबल एंड केवाईसी मॉडिफिकेशन ओनली। फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन बिलो विल बी अपडेट इन ऑल अकाउंट हेल्ड इन द बैंक। तो अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो जो अगर वो इसे फिल करता है तो सारे उसके, अगर पहले से जितने भी उसके अकाउंट चल रहे हैं एक्सिस बैंक में, उन सब में ये अपडेट हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, न्यू कस्टमर है, तो उसको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद पूछा हुआ है जेंडर, मेल या फीमेल, तो आप एम, एफ और ओ पे टिक कर सकते हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप माइनर के केस में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनर में, अगर माइनर है तो यस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज एन लिख देंगे, नो पे टिक कर देंगे। सेम इसी तरीके से मैरिड के केस में भी है। अगर आप मैरिड हैं तो आप यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज एन पे टिक कर देंगे। नेशनलिटी आपको इंडिया लिख लेनी है। उसके बाद ये चलते हैं, उसके बाद कह रहा है इफ़ माइनर सीनियर सिटीजन प्लीज़ प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इफ़ माइनर प्लीज़ फिल माइनर डिक्लेरेशन सेक्शन। अगर ये फॉर्म आप माइनर के लिए फिल कर रहे हो, पीपीएफ अकाउंट आप माइनर के लिए, माइनर के बिहाफ पे ओपन कर रहे हो, तो आपको ये माइनर डिक्लेरेशन सेक्शन नीचे दिया गया है, उसे फिल करना होगा। अगर आप अपने लिए खोल रहे हो, माइनर के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे सिंपली फिल करके सबमिट कर देंगे बैंक में, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख लेना है। फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नाम लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे चलते हैं मदर्स मेडन नेम। यहाँ पर मदर्स मेडन नेम पूछा हुआ है, यानी कि मम्मी का, आपकी मदर का नाम मैरिज से पहले क्या था। मदर्स मेडन नेम का मतलब होता है जो भी उनका नाम मैरिज से पहले था, वो लिख देंगे। और ये हमें तभी लिखना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आगे, इन केस ऑफ माइनर अकाउंट गार्जियंस फादर्स नेम टू बी मैंशनड। तो अगर आप माइनर का अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनर के फादर का नाम या गार्जियन के फादर का नाम लिखना है। नीचे चलते हैं, नीचे आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना एड्रेस दे देना है, जिससे कि आपको बैंक कम्युनिकेट करेगा, यानी कि अगर कुछ भी ज़रूरत होगी तो आपके एड्रेस पे कुछ भी लेटर आना होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी बैंक को, तो आपको इसी एड्रेस पर करेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो जो भी आपका एड्रेस है आप वो लिख लेंगे। लैंडमार्क, अगर आपको कोई लैंडमार्क है आप लैंडमार्क लिख लेंगे। सिटी लिख लेंगे दिल्ली। पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। स्टेट दिल्ली, जो भी आपका स्टेट होगा आप वो लिख लेंगे। कंट्री इंडिया ही रहेगा हम लोगों का। रेजिडेंशियल टाइप,
अब रेजिडेंशियल टाइप में आपको क्या लिखना है, अगर आपका खुद का घर है तो ओन के ऊपर टिक कर देंगे, रेंटेड या लीज पर है तो इस पर टिक कर देंगे, पेरेंटल है पिताजी का है या पेरेंट्स का है तो उसके ऊपर टिक कर देंगे, कंपनी ने अगर प्रोवाइड किया है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर मेल आईडी लिख देना है। मैंने लिख दिया है तो आप भी अपनी मेल आईडी लिख सकते हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे पूछा जा रहा है टेलीफोन नंबर, अगर टेलीफोन नंबर है आप दे सकते हैं, रेजिडेंट घर का है ऑफिस का है तो जो भी आप अगर देना चाहें तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये जो पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, ऊपर था हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपसे बैंक किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करेगा, लेटर या कुछ भी चीज़ें भेजनी होगी तो वो कहाँ भेजेगा, तो वो एड्रेस था फिर ऊपर। परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो प्लीज़ नोट द एड्रेस बिलो, इसके ऊपर टिक कर देंगे और नीचे अपना एड्रेस फिल कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों ही सेम है तो आप सिंपली इसके ऊपर टिक कर देंगे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस और नीचे ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन कोड टू बी फिल्ड बाय ब्रांच, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हैं तो ये ब्रांच फिल करेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितनी है, आपकी अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, साल में कितना कमा लेते हो, आपको वो लिखना है। यहाँ पर ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू टू बी एंटर्ड, मतलब एक आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, पूरी राउंड ऑफ फिगर में लिखनी है। उसके बाद पूछा जा रहा है नो योर कस्टमर, अकाउंट ओपनिंग थ्रू eKYC, तो ये सारा आपका ब्रांच ऑफिसर भरेगा, बैंक वाले भरेंगे, हमें फिल करना नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू बी फिल्ड बाय द ब्रांच, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हमें इस पर कुछ नहीं करना है। बेसिकली अगर आपका अकाउंट eKYC के थ्रू ओपन होता है तो यहाँ पर ब्रांच eKYC करके आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो हमें फिल नहीं करना है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इनिशियल पेमेंट डिटेल्स, इनिशियल पेमेंट आप कितनी करना चाहते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है, शुड बी मल्टीपल ऑफ 100 के मल्टीपल पे ही इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये 1.5 लाख ही आप कर सकते हैं एक साल में। तो हम इनिशियल कितना करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे उससे डिटेल पूछी जा रही है, तो हम 500 रुपीज़ कर रहे हैं अभी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, तो आपने यहाँ पर 500 लिख लिया है। अगर आप जितना भी 1000 कर रहे हैं तो 1000 लिख लेंगे, और यहाँ पर वर्ड्स में आपको लिख देना है 500 ओनली या 1000 ओनली, जितना भी आप कर रहे हैं। अकाउंट नंबर हमें नहीं मिला है तो हमें यहाँ पे फिल नहीं करना है अभी। बेसिकली ये उस केस के लिए है अकाउंट नंबर, अगर आपका अकाउंट पहले से ही एक्सिस बैंक में है तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये जो 500 रुपीज़ है ये देने पड़ेंगे हमें बैंक को पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो ये 500 रुपीज़ बैंक कहाँ से लेगा। अगर आप यहाँ पर टिक करते हो डेबिट माई आवर एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से ही एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हो कि आपके सेविंग बैंक से जो भी आपने अकाउंट पहले से ओपन कर रखा है एक्सिस बैंक में उससे पैसे कट जाए 500 रुपीज़ PPF अकाउंट के लिए, तो आप यहाँ पर टिक करके अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में नहीं है, और आप अकाउंट PPF अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पैसे कैसे डिपॉजिट करने, मान लो आप चेक से डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप चेक के ऊपर टिक कर देंगे, और नीचे आपको चेक का नंबर, किस बैंक का है चेक, डेट क्या है और उसकी ब्रांच क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे, एक और ऑप्शन है ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑन एक्सिस अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, अगर आप अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट से करना चाहते हो या आपका ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑन अदर बैंक है, कोई दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो हमने नीचे वाले पर टिक कर दिया क्योंकि मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में अभी नहीं है। तो चेक की डिटेल लिख दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल एक सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आपको लिखा हुआ है ऑफिस यूज़ ओनली, तो इनिशियल डिपॉजिट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें ऑफिस यूज़ यानी कि बैंक भरेगा, हमें फिल नहीं करना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
अब नीचे आते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पीपीएफ कंट्रीब्यूशन। अब पीपीएफ अकाउंट आपका ओपन हो जाता है और आप कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि हर महीने या हर हाफ ईयरली या जैसे भी आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पैसा कुछ पैसा अपने आप आपके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता जाए। तो अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे यस कर देते हैं, यहाँ पर यस कर देते हैं, तो आपका जो भी आप डिटेल भरोगे, जिस भी अकाउंट में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रखोगे, उस अकाउंट से उतना रुपए अपने आप हर महीने, क्वार्टरली, जैसे भी आपकी इंस्ट्रक्शन रहेगी अपने आप कट के आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा होता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो आपको खुद अपने हिसाब से आप जब भी जमा करना चाहते हैं आप जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो रख रहा हूँ, आप भी नो ही रखना, नो बेटर रहेगा। तो जब भी आपका मन करेगा आप जमा कर सकते हैं। आपकी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर पीपीएफ अकाउंट में जमा होता रहेगा। अगर आप नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं किसी को तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा नीचे जो दिख रहा है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद डिटेल दे देनी है जैसे मैंने दी है, आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है नॉमिनेशन फैसिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू माइनर। तो माइनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, आई हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट ऑफ नॉमिनेशन। मुझे बेनिफिट पता है नॉमिनेशन का। एक डिक्लेरेशन टाइप दे रखे हैं, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा आई राजेश सिंह राजपूत। उसके बाद द स्टैंडिंग माई क्रेडिट पीपीएफ अकाउंट, यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं मालूम है। उसके बाद डेथ ऑफ वुड बी पेबल। अब किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसका नाम लिख देंगे। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आप वो लिख देंगे। उनका एड्रेस क्या है आप लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर। अगर माइनर है आपका नॉमिनी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर ईच नॉमिनी, तो नॉमिनी को कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं, 100%, 20%। मान लो 3-4 बंदों को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं 20, 40, 30 करके, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 3-4 है तो उनका प्रोपोर्शनेट आप बाइफिकेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए दे रखा है एज द नॉमिनी स्पेसिफाइड अबव इज माइनर आई अपॉइंट द फॉलोइंग गार्जियन। अगर आपका नॉमिनी ऊपर आप जो लिख रहे हो डिटेल, किसी को नॉमिनी बना रहे हो, अगर वो नॉमिनी आपका क्या है, माइनर है, तो उस माइनर के केस में जब तक वो माइनर है तब तक के लिए उसके लिए गार्जियन आपको फिक्स करना पड़ेगा। गार्जियन की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसके गार्जियन का नाम लिख दोगे आप सिंपली, गार्जियन का नेम ऑफ द माइनर नॉमिनी का नाम, गार्जियन का नाम, उसके गार्जियन के साथ रिलेशनशिप और गार्जियन का फुल एड्रेस। अगर यहाँ पर कोई आपका नॉमिनी माइनर है तो ठीक है। मेरा यहाँ पर माइनर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं करी है। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ विटनेस टू रिसीव द सेम सम ड्यू अंडर द सेड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ माई डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी नॉमिनी। तो यहाँ पर आपको विटनेस के सिग्नेचर करवा लेने हैं। अगर ये माइनर के लिए है, माइनर के लिए आपको कराना है, माइनर नहीं है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। आपने सिग्नेचर और डेट लिख दिए हैं। उसके बाद एडिशनल डिक्लेरेशन के पास आ जाओ। अब ये कह रहा है FATCACRS डिक्लेरेशन, ये हमें तब देनी होती है जब हमारा इंडिया से बाहर टैक्स रेजिडेंस होता है। तो मेरा अभी इंडिया के अंदर ही है टैक्स रेजिडेंस, इंडिया से बाहर कोई टैक्स रेजिडेंसी नहीं है। यानी कि मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूँ तो इंडिया में ही हूँ और किसी बाहर कंट्री में नहीं हूँ। तो आपको सिंपल लिखना है आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। तो मैं सिर्फ इंडिया का रेजिडेंट हूँ, किसी और कंट्री का नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पर पूरी डिटेल नीचे फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मेंशन इन द टेबल बिलो। तो नीचे आपको कंट्री का नाम लिख देना है, किस किस कंट्री में आप टैक्सेबल हैं और कितना कितना परसेंटेज आप टैक्स पे करते हैं। फॉर्म 60 तब फिल किया जाता है जब आपके पास पैन कार्ड ना हो। अगर पैन कार्ड है तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर प्रोफाइल मैंडेटरी है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप टू बी फिल्ड बाय ब्रांच, ये हमें फिल नहीं करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेटस, ब्लाइंड है, फिजिकल चैलेंज है, पैराडाइज है,
या आप नॉर्मल हो, तो हम नॉर्मल है तो नॉर्मल के ऊपर टिक कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनमें से किसी के ऊपर टिक कर सकते हैं। इफ़ द अकाउंट ओपन फेस टू फेस, अगर आप फेस टू फेस जाकर ब्रांच में जाकर ओपन कर रहे हैं तो यस कर देंगे, जाहिर सी बात है हम फेस टू फेस ही जाकर ओपन करने वाले हैं। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं? अगर आप सैलरीड पर्सन है सैलरीड के ऊपर लिख देंगे। खुद का कोई काम है सेल्फ एम्प्लॉयड पे, अगर कोई काम नहीं करते अनएम्प्लॉयड पे, रिटायर्ड हो चुके हैं रिटायर पे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे, पॉलिटिशियन है तो आप पॉलिटिशियन के ऊपर टिक कर सकते हैं। कहता है इफ़ ऑक्यूपेशन इज सैलरीड, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको नीचे इनमें से एक के ऊपर टिक करना है। आप किस कंपनी में सैलरीड पर्सन है? प्राइवेट लिमिटेड में है, पार्टनरशिप में है, मल्टीनेशनल में है, एमएनसी में है, पब्लिक लिमिटेड में है, पब्लिक सेक्टर में है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, प्रोप्राइटरशिप है, गवर्नमेंट है। तो जिस भी आप फील्ड में जिस भी कंपनी में आप काम करते हो उसका कंसर्न मतलब उस वो कैसी कंपनी है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। कहता है इफ़ ऑक्यूपेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप खुद का काम करते हैं तो आप कैसा काम करते हैं खुद का, तो आपको बता देना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, बुलियन में, गोल्ड में, ट्रेडर है, प्रोफेशनल है, स्टॉक ब्रोकर है, मनी लेंडर है, एग्रीकल्चर है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। मैं सैलरीड था, प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ, तो मैंने सैलरीड और प्राइवेट लिमिटेड में काम करने का यहाँ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद आप चलते हैं, उसके बाद पूछा हुआ है बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मान लो ऊपर नहीं है आपके बिजनेस या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और यहाँ पर आपका जो भी आप काम करते हो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करके उस एक्टिविटी का नाम लिख सकते हो कि आप किस लाइन में हो। ठीक है, लेकिन हम है ही नहीं तो नो पे टिक कर दिया, तो हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बिजनेस भी लिखने हैं कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर टर्नओवर भी देना है, कितना टर्नओवर है। मंथली इनकम पूछी हुई है, मंथली इनकम आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो मैंने वो लिख दिया सिंपल। नेटवर्थ आपकी टोटल संपत्ति कितनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर मैंने 2.5 लाख लिख दिया है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड, आपके पैसा कहाँ से आता है, तो जो भी आपका सोर्स ऑफ फंड है आप लिख सकते हैं। मैंने सैलरी लिख दिया क्योंकि सैलरी से ही मेरा पैसा आता है। एजुकेशन, अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आप बिलो एसएससी, 10th क्लास तक पढ़े हैं एसएससी, 12th क्लास तक पढ़े हैं एचएससी, ग्रेजुएट कर रखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे तो मास्टर्स, और अगर प्रोफेशनल कोर्स कोई कर रखा है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। एप्लीकेबल टू माइनर पीपीएफ अकाउंट, माइनर पीपीएफ अकाउंट के केस में ये आपको फिल करना है, लेकिन मैं माइनर के लिए फिल नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं माइनर नहीं हूँ तो ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको डिक्लेरेशन दे देना है, आपको फर्स्ट वाले पे टिक करना है, सेकंड वाले पे नहीं करना है, क्योंकि हम ये एप्लीकेबल ओनली पीपीएफ ट्रांसफ़र फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और बैंक टू एक्सिस, तो ये ट्रांसफ़र के केस में फिल करना है, हमें फिल नहीं करना है। एप्लीकेबल टू न्यू अकाउंट ओपनिंग, हम न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर सिंपल आपको सिग्नेचर कर देने। नीचे ये ऑफिस यूज़ के लिए लिखा हुआ है, हमें इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फॉर्म हमारा फिल हो चुका है, ये एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट के केस में ये आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी ब्रांच से, ये ब्रांच फिल करके दे देगा आपको। जब ब्रांच यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिख देगा किससे मिली थी, तो ये ब्रांच फिल करके आपको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। यहाँ पर ब्रांच ऑफिशियल के सिग्नेचर आ जाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है पूरा। अब आपको ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ब्रांच में जाकर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी के साथ यहाँ पर एक फ़ोटो, और आपको ब्रांच में इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे हमें पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक्सिस बैंक के लिए कैसे फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।